गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हमने आपको तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना के बारे में बताया था और आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ए नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ ए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के भाग। लिखेंगे मनुष्य सहित सभी स्तनियों में, मनुष्य सहित सभी स्तनियों में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य सहित सभी स्तनियों में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 केंद्रीय, नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नंबर 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नोट कर लें इसे, यानी कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तथा तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये वाली हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है। पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। इसके 2 मुख्य भाग, इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। पहला मस्तिष्क जिसे क्या कहते हैं ब्रेन, ठीक है। मस्तिष्क इंग्लिश में ब्रेन जरूर लिखेंगे, कहीं पर ब्रेन भी आ जाता है कि ब्रेन क्या है तो लिखा होगा हिंदी में, लेकिन मीनिंग्स होगी इंग्लिश की ब्रेन। दूसरा है आपका मेरुरज्जु जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या होती है जानते हैं? जैसे ये क्या है, मस्तिष्क है, खोपड़ी है, और जो खोपड़ी के पीछे से हड्डी आई होती है ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। देखो सकती है रीढ़ की हड्डी जाके यहाँ पर जुड़ती है। जब कभी मनुष्य गिर जाता है या चोट यहाँ पर लग जाती है, आपने देखा होगा टीवी में जब डाकू या कोई आके मारता है तो पीछे यहाँ पे जैसे ही मारते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाता है।
ऐसे ही व्यक्ति जब कभी गिर जाता है, अचानक चोट जब यहाँ पे लग जाती है उसके, तो यहाँ से वह उसकी याददाश्त भी चली जाती है, खो भी जाता है। यहाँ पे चोट ज़्यादा अधिक लगने के कारण वह व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। ठीक है, यही स्पाइनल कोड होती है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। तो आपने पहला लिखा मस्तिष्क तथा दूसरा लिखा मेरुरज्जु। तो अब हेडिंग डालेंगे मानव मस्तिष्क, हेडिंग डालेंगे मानव मस्तिष्क संरचना तथा विभिन्न भागों के कार्य। पहली हेडिंग इसी के अंतर्गत है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क संरचना तथा विभिन्न भागों के कार्य। संरचना तथा विभिन्न भागों के कार्य। मानव मस्तिष्क संरचना तथा विभिन्न भागों के कार्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो मानव मस्तिष्क कैसा है? अत्यंत कोमल है कि नहीं है? कोमल है, लेकिन इसके ऊपर एक कठोर आवरण है जिसे हम क्या कहते हैं? सिर, यानी कि कपाल। ये सब क्या है? खोपड़ी हमारी, जो कि कैसी है? ठोस है और कठोर भी है, और अंगों की भांति खोपड़ी अधिक कठोर है कि नहीं? जल्दी से जैसे आपकी खोपड़ी कहीं टकराए। और इसके ताप के लिए, ताप को नियंत्रण करने के लिए कैसा प्रकृति ने रचा है? उसके ऊपर बाल दे दिए, रोम दे दिए रोम, कि उसके ऊपर क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश पड़े, बहुत अधिक तपे, तो आपकी खोपड़ी ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत अधिक ठंडा पड़े तो तंत्रिकाएं सुस्त ना हो। तो इसके ऊपर किसका आवरण दिया हुआ है? बालों का, है ना? कि बालों के आवरण की वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि बर्फीले जहाँ पर जगह होती है वहाँ जो जानवर होते हैं उनके अधिक बाल विकसित होते हैं। जब अधिक बाल विकसित होने के कारण क्या होती है? सर्दी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और आपने देखा होगा कि जैसे जैकेट पहनते हैं तो उस पर भी क्या लगी होती है? रोएं लगे होते हैं, जिसे हम फर कहते हैं। ये क्यों लगे होते हैं? क्योंकि सर्दियों में पहनने से जो सर्दी होती है वह ऊष्मा हमारे अंदर तक जल्दी घुस नहीं पाती, और जिससे हमारी बॉडी क्या होती है? गर्म बनी रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर गर्म रहता है। इसीलिए प्रकृति ने ये बालों को ऊपर दिया हुआ है, इसलिए नहीं कि इसे सजाने के लिए दिया है, कलर करने के लिए दिया, ये ताप को नियंत्रण करने के लिए हमारा सुरक्षा आवरण है। जो भी चोट होती है पहले इन बालों को पहले ये बाल कहते हैं, फिर अंदर तक पहुंचती है। यदि बहुत अधिक चोट होती है तब जाकर वो सर पर लगती है। छोटी मोटी चोट, जैसे आप गिर जाते हैं कहीं तो हाथ छिल जाता है, लेकिन आपका सर कहीं टकरा जाए तो जल्दी सर नहीं फटता, बहुत अधिक दबाव लगने के कारण ही सर फट पाता है, फटता है। लिखिए, मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित, मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित तथा कोमल अंग होता है। विकसित तथा कोमल अंग होता है। इसका आयतन 1200 सीसी से 1200 सीसी इस तरीके से लिखेंगे, 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। 1500 सीसी होता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है तथा दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ
तथा दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। जो बाहरी आघातों का मतलब क्या है? बाहरी जो आक्रमण हो रहा हो, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अग्र, मध्य तथा पश्चिम। अग्र, मध्य तथा पश्चिम। अग्र, मध्य तथा पश्चिम। लिखेंगे अग्र मस्तिष्क में, अगली लाइन से लिखेंगे अग्र मस्तिष्क में घ्राण पिंड। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पिंड, इस तरीके से लिखना है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पिंड, प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क तथा डाईएनसेफलॉन होते हैं। तथा डाईएनसेफलॉन होते हैं। तथा डाईएनसेफलॉन होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप जान गए कि अग्र मस्तिष्क में क्या होता है। इसी प्रकार प्रामस्तिष्क है, तो प्रामस्तिष्क में क्या होता है? अगली लाइन से लिखेंगे प्रामस्तिष्क, हेडिंग डाल देंगे, प्रामस्तिष्क। जिसे सेरिब्रम कहते हैं। इंग्लिश में आपने सुना होगा सेरिब्रम, लेकिन हिंदी में प्रामस्तिष्क नहीं सुना होगा। तो हिंदी में प्रामस्तिष्क कहते हैं तथा इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। तो लिखें, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग, यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। 9/10 भाग होता है। यह धूसर पदार्थ, धूसर पदार्थ का मतलब होता है ग्रे मटेरियल। यह धूसर पदार्थ तथा श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। तथा यह धूसर पदार्थ तथा श्वेत यानी कि सफेद, श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। लिखेंगे प्रामस्तिष्क गोलार्ध के महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं। जैसे स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र आदि। सोचने विचारने का केंद्र आदि यानी कि हम सोच रहे, विचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और ये सब स्मृति यानी कि किसी चीज़ को याद करने, तो ये किस में स्थित है? सब धूसर में। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, हृदय की गति
हृदय की गति, कौमा भोजन ग्रहण करना, हृदय की गति, कौमा भोजन ग्रहण करना, तथा श्वास लेना, तथा श्वास लेना आदि सभी कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। आदि सभी कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। यहीं से प्रेम, कौमा घृणा, कौमा दुख, कौमा डर तथा दया आदि का संवेग भी होता है। आदि का संवेग भी होता है। कैसे होता है? कहते दया हृदय से निकलती है, हृदय से भाव निकलता है। कैसे? हृदय ने देखा किसी को? नहीं। किसने देखा? नेत्रों ने। कहाँ पहुँची सूचना? मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क में जब सूचना पहुँची, आपने देखा किसी की कंडीशन, आपको क्या आ गई? उस पर दया आ गई, भाव आ गया, या किसी ऐसी परिस्थिति देखी जिसको आप देखकर डर गए, है ना? और या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रेम हो गया। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? प्रमस्तिष्क से ही, इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें संचारित हो रही हैं कि यही इस सब का केंद्र है ना? मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि एक मानसिक रोगी है, उसके पास तो हृदय है, किडनी है, तो क्या उसके अंदर दया है? नहीं। वो कहा थोड़ी देर में थोड़ा सा विचलित व्यक्ति है और आप उससे खूब दया दिखा रहे हैं, वो आपके काट ले। होता है? थोड़ा सा मानसिक रोगी है मान लीजिए, और जिसे पागल कहते हैं, सड़क पे घूम रहा है, आप उसे कह दो आओ हम खाना खिलाएं, खाना खाता रहे, और खाना खाने के बाद आप उसे कह लो ये पैर, और उसके मन में पता नहीं क्या चले और आपके काट ले, आपको ईंटा उठा के मार दे। ऐसा होता है? तो क्या नहीं, उसको आदेश कहाँ से नहीं मिल रहा? प्रमस्तिष्क से। यानी कि प्रमस्तिष्क जो उसका है वो सही कार्य नहीं कर रहा है। हृदय तो उसका सही कार्य कर रहा है, हृदय से फिर वो आदेश देता है, तब हृदय में क्या भाव जागृत होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं चलती रहती। तो आपने लिखा ये इसी के द्वारा होते हैं। लिखेंगे अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग, अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग डाइनसिफ्लॉन है। अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग डाइनसिफ्लॉन है। डाइन लिखते हैं, एक साथ लिख देना है डाइनसिफ्लॉन। अलग लिखोगे तो अलग पढ़ने में खराब लगेगा। डाइन है ना, माने चुड़ैल। तो डाइनसिफ्लॉन है, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। देखिए इसके आगे हम इसके भाग नहीं लिखा रहे, लेकिन थैलेमस क्या कार्य करता है जानते हो आप? आपको अगर लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। थैलेमस, जैसे कोई चीज़ हमने छुई और ये कैसी है? गर्म। कोई चीज़ हमने इसको छुई, ये कैसी है? ठंडी। तो ये सब को अनुभव का कार्य, यानी कि उसे पहचानने का कार्य। जब हमने इसे छुआ तो मस्तिष्क में आ गया, मस्तिष्क ने उसे पहचाना कि ये कैसा है? गर्म है। ये कैसा है? ठंडा। दोबारा जब हमने उसे देखा तो हम उसे छूने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे क्या कर चुके हैं? पहचान चुके हैं कि ये गर्म होता है। एक छोटा बच्चा होता है, आप उसे समझाओ आग जल रही हो, उसे समझाओ कि वहाँ मत जाओ, वो आग है, तत्ता है, ऐसा कहा जाता है ना घर पे, तत्ता है जल जाओगे। लेकिन उसे क्या आग का ज्ञान है? नहीं है। वह आग के पास जाता है, फिर वह अचानक कभी ऐसी परिस्थिति में वह आग को छू लेता है। जिस दिन वह आग को छूता है उसी दिन वह उसे पहचान जाता है। फिर तुम उससे कहो कि आ गए, आओ तुम्हें दे, तो वह उसको जान जाएगा, वह कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा उसके पास। और ऐसे ही कोई कीड़ा है, वह पकड़ता है, तो जैसे दर्द का अनुभव भी इसी के द्वारा होता है। जैसे कोई चीज़ है,
सुई देखने में लगती है, जब लगती है तब पता चलता है कि इससे दर्द होता है ना। तो दर्द का आप उससे अनुभव पहचान चुके, क्योंकि आप उसके सुई लग चुकी, आप देखते ही उससे डरने लगते हैं, सुई ये लगेगी, लगे ना फिर भी क्या है, उससे दर्द का आपको अनुभव हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है सर? थैलेमस, यानी कि थैलेमस के द्वारा ही आप उससे ये सब चीज़ों को पहचान रहे हैं। और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जैसे भूख लगना, देखो भूख लगना दर्द में कितना अंतर है ना। प्यास लगना है, घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी से स्नेह करना, ये देखिए किसके लक्षण हैं? हाइपोथैलेमस के, ठीक है, उनका नियंत्रण केंद्र है। अब दूसरी हेडिंग लिख लो, अनुमस्तिष्क। दूसरी हेडिंग लिखो, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, इसमें लिखेंगे यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होती है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होती है। अब देखो इस होती है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है चलना, कूदना, दौड़ना, भागना। ये सब कार्य किसके हैं? इसके, किसके? अनुमस्तिष्क के। आप चाहे डैश लगा के लिखना चाहें तो लिख लीजिए, चलना, दौड़ना, कूदना आदि कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। चलना, कूदना, दौड़ना आदि कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा ही केंद्रित होते हैं। यानी कि इसको ऑर्डर देता है, बस अब नहीं दौड़ेंगे, हम थक गए। किसने ऑर्डर दिया? अनुमस्तिष्क ने, तुमने नहीं दिया। आपके अंदर जो मस्तिष्क है उसने आपको ऑर्डर दिया कि बस अब हमसे कार्य नहीं हो रहा है, अब हम नहीं दौड़ेंगे, अब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, मस्तिष्क पुच्छ मेडुला। मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लिगेटा। मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लिगेटा है, ठीक है। मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्या करता है? पुच्छ का मतलब पीछे का भाग, यानी कि पूंछ। यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होती है, लिखें, यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होती है तथा मस्तिष्क के पीछे होती है, तथा मस्तिष्क के पीछे होती है। यह श्वसन तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र तथा अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, तथा अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अब देखिए, अनैच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, जो क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार हो। क्या हृदय आपकी इच्छा के अनुसार धड़कता है? नहीं। क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार सांस लेते हैं? नहीं। तो जो अनैच्छिक है वह किसके द्वारा होती है नियंत्रित? मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर, ये आपकी हेडिंग फिनिश होती है, ठीक है।